एक्स्ट्रा सिविल कोड के हवाले से लॉ कमीशन ने जो राय तलब की है, इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी आज अपनी राय दाखिल की है, अपना मौक़िफ़ इलेक्शन लॉ कमीशन में पेश किया है। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलिया साहब। डॉक्टर कासिम रसूल इलिया साहब, आपने जो स्टैंड लिया है, जो मौक़ा पेश किया है लॉ कमीशन में, उसके अहम नुकात हमें बता दें। देखिए, पहली बात तो हमने लॉ कमीशन से ये बात कही है कि जो 21st लॉ कमीशन था उसने हमारे साथ 2 मीटिंगें की थी, कुछ स्पेसिफ़िक इश्यूज़ रेज़ किए थे और हमने जो जवाब दिया उसके बाद हमसे उन्होंने रिटर्न में जवाब मांगा, हमने रिटर्न में जवाब दाखिल किया। ऐसा ही मामला उन्होंने दूसरे मजहबी रहनुमाओं के साथ में भी किया और फाइनली 21st लॉ कमीशन इस नतीजे पहुंचा कि यूसीसी ना मतलूब है ना मुमकिन है। तो इसके बाद जब आप 22nd लॉ कमीशन में असरनो इस बहस को छेड़ रहे हैं तो वो भी अचानक, तो हमने ये जानने की कोशिश की लॉ कमीशन को कि वो क्या रीज़न्स हैं जिसके बुनियाद पर आपने 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। ना तो ये मालूम हुआ कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या था उस रिपोर्ट के ऊपर में, इसलिए कि उस लॉ कमीशन ने एक बात और भी कही थी, उन्होंने कहा था कि आइंदा 10 साल तक हमें इस बहस को नहीं छेड़ना चाहिए। बहुत ही अहम पॉइंट था ये। तो ये बुनियादी कंक्लूजन के बाद अब जो लॉ कमीशन ने सवाल दाखिल किया है, सवाल जारी किया है, वो बहुत वेग किस्म का सवाल है। ऐसा लग रहा है कि लॉ कमीशन सिर्फ रेफरेंडम करवा रहा है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले तो इस पर अपना एतराज़ जताया। लॉ कमीशन को कोई अगर वो सीरियस एक्टिविटी कर रहा है तो उसके जो कवायद हैं, उसके जो ज़वाबित हैं, उसको फॉलो करना चाहिए था। दूसरी बात हमने ये कही कि पिछले कमीशन में हमने जो आर्गूमेंट दिए थे, जो सवालात उन्होंने रेज़ किए थे मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़, तो हमने वो दोबारा उनको दिए कि ये हमारे वो सवालात थे जो आपने रेज़ किए थे, हमने उसको सबमिट किया। तीसरी बात हमने उनसे ये कही कि ये जो सवाल उठाया जाता है बार बार कि एक मुल्क के लिए एक कानून होना चाहिए, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो हमने कहा कि ये बात हम में से हर आदमी जानता है कि मुल्क में जो सिविल लॉज़ हैं, मिसाल के तौर पे आईपीसी है या सीआरपीसी है, वो भी स्टेट टू स्टेट डिफ़र करते हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट स्टेट्स ने कर दिए उसके अंदर। तो जो सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, वो भी यकसा नहीं है पूरे मुल्क में। फिर हमने ये बात कही कि यहाँ पर रिजर्वेशन का कानून है, वो भी यकसा नहीं है, डिफ़र करता है स्टेट टू स्टेट। और इसके अलावा जो है वो आपके ये जो काउ स्लॉटर का कानून है, वो भी मुल्क की कई बड़ी रियासतों में वो नाफिज नहीं है। तो ये कहना कि पर्सनल लॉ जो है और फैमिली लॉज जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये एक मिथ है। तीसरी बात हमने ये कही कि इवन हिंदू कोड बिल में जो हिंदू लॉ है उसमें भी यकसानियत नहीं है, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं लोगों को। इसके बाद हमने ये बात कही कि जो आपने एक ऑप्शनल यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रखा है, स्पेशल मैरिज एक्ट हो, इनहेरिटेंस एक्ट के नाम से, उसके अंदर भी यकसानियत नहीं है, उसमें भी बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं, उसमें भी आपने हिंदू कोड बिल की चीज़ें डाल दी हैं। हिंदुओं के लिए वो अप्लाई होती है, दूसरे मज़हब के लोगों के लिए अप्लाई नहीं होती है। इसका मतलब वहाँ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो उससे ऐसा लगता है कि वो यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहता है, वो डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहता है। फिर हमने ये बात कही कि सब खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जिसमें एग्जम्पशंस दिए गए हैं लोगों को। मिसाल के तौर पर 371A, आर्टिकल 371 और 371G के अंदर ट्राइबल्स को ये कहा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी तो वो उनके फैमिली लॉज को सुपरसीड नहीं करेगा। तो ये कहना कि पूरे मुल्क के लिए यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए, ये एक मिथ है। फिर एक बात हमने कही कि इंटेग्रिटी का ताल्लुक भी यूनिफॉर्मिटी से नहीं है। ख़ुद अमेरिका की 52 स्टेट में 52 पर्सनल लॉज हैं, लेकिन उनकी इंटेग्रिटी पे कोई मसला नहीं खड़ा होता है। 75 साल में हमारे पास इतने अलग अलग पर्सनल लॉ होने से हमारी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ है।
फिर ये जो जेंडर जस्टिस का सवाल उठाया गया इसके अंदर, और बहुत सारे सवाल उठाए गए, उन सब का भी हमने जवाब दिया है। तीसरी बात हमने उनसे ये कही कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का भी हवाला दिया जाता है और दिया गया है। तो हमने ये बात कही कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि कानून जो है उसमें पर्सनल लॉ के अंदर जो को हम टेस्ट करना चाहते हैं जेंडर जस्टिस के सवाल पर, उसके सवाल पर, तो हमारा मानना ये है कि बुनियादी तौर पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 25-26 में हमारे रिलीजियस को प्रोटेक्शन देता है। और जहाँ तक दूसरे मज़ाहिब में और इस्लाम में फ़र्क है, दूसरे मज़ाहिब के अंदर कानून बनाए गए हैं और उनको लोगों ने बनाया है और उसको डाला गया है, और उनकी मजहबी किताबों में वो कहीं मेंशन नहीं है। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम के तमाम क़वानीन जो है कुरान और सुन्नत से डिराइव्ड है। तो हमारा पर्सनल लॉ जो है वो मज़हब का इंटेग्रल पार्ट है। हम अगर उससे दस्तबरदार होते हैं तो हम मज़हब से दस्तबरदार हो रहे हैं। तो हमारे लिए कानून शरीयत में कोई तब्दीली एक्सेप्टेबल नहीं है। आखिर में हमने ये बात कंक्लूड की है कि मुल्क की डाइवर्सिटी को जो कल्चरल डिफरेंसेस को जो प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 में दिया गया है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी तो इससे पूरे समाज में अपहीवल पैदा होगा और ये काम लोगों को नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमने उसमें इस्लाम में जो तलाक़ पर जो बहस होती है कि ये यूनिलैटरल है, मर्द को हासिल है, औरत को हासिल नहीं है, या औरत का जो इनहेरिट जायदाद में हिस्सा आधा होता है मर्द के मुकाबले में, उसका जवाब दिया है। उसके बाद हमने उसमें पॉलीगैमी का इशू उठाया है। तो ये सब चीज़ों को हमने उसमें अपने तरफ से जवाब देने की कोशिश की कि इसमें शरीयत ने जब ये चीज़ें इसमें रखी हैं तो उसकी पीछे उसकी मंशा क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है। तो ये हमारा इन टोटल आप कह सकते हैं जिस्ट है जो हमने सबमिट किया है। ये कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है ये पूरा आपका जवाब जो है जो पेश किया गया? ये जवाब हमारा जो है वो असल जवाब तो हमारा 40 पेजेस में है, लेकिन उसके साथ जो हमने रेफरेंसेस दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो उसको मिलाकर वो 100 पेज का है। 100 पेज का है। तो आपने सबमिट कर दिया है, लेकिन जो है पिछली मरतबा जो आपने 21 जो लॉ कमीशन था उसमें जो सबमिट किया था वही चीज़ों को रिपीट किया गया है या कुछ इसमें नई चीज़ें आपने दाखिल की हैं? क्योंकि ये जो है एक तो सीधा सीधा सबको मालूम है कि ये एक सियासी पैंतरा है, सियासी मकसद से शोषा छोड़ा गया है, और किस तरह से मजहबी जज्बात जो है, क्योंकि एक तबका ऐसा मुल्क में पैदा कर दिया गया है कि उसको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। कुछ मुल्क की बड़ी जो अक्सरियत है, दूसरी बड़ी जो मजहबी अक्सरियत है, उसको सताने में, उसको ये करने में वो सैडिस्टिक प्लेजर हासिल करते हैं। तो उसके लिए तो लाया गया है। तो अब ये जो है आपने जो है फर्स्ट जो 21 में जो दाखिल किया था चीज़ें, और इसमें क्या बुनियादी फ़र्क क्या है? क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि मंजर बिल्कुल बदला हुआ है जी। 21 के लॉ कमीशन ने कुछ स्पेसिफिक सवाल उठाए थे, हमने उसके जवाब दिए थे। हमने वो जवाब भी इनको प्रोवाइड कर दिए पिछले लॉ कमीशन को जो हमने दिए थे। लेकिन इस लॉ कमीशन ने कोई सवाल नहीं, यानी कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं किए है, बल्कि एक जनरल बात पूछी है कि आपका इसके ऊपर में आपका ओपिनियन क्या है यूसीसी के ऊपर में। तो हमने जो है इसका जवाब देते हुए ये कहा है कि यानी वो तमाम बातें जो पिछले लॉ कमीशन ने उठाई थी वो तो सिर्फ हमने उसके लिए डाली है यानी तस्कीर के लिए, लेकिन हमने ये सवालात उठाए हैं जो पब्लिक डोमेन में उठाए जा रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी चाहिए, जेंडर जस्टिस का सवाल उठाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि एक देश में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। उन सवालों का जवाब हमने फराहम किया है। अच्छा, तो क्योंकि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, सुशील मोदी साहब जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट वालों को एग्जाम कर देंगे, ट्राइबल्स को एग्जाम कर देंगे। तो ये चीज़ शामिल हुई है, अपडेट किया गया है आपके जवाब को इससे कि भाई आप एक तरफ तो जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ये बात खुद ही कह रहे हैं कि एग्जाम किया जाएगा, और आप दूसरी तरफ यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं पूरे मुल्क को। हमने असल में इसमें ये बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के हर तबके को अफेक्ट करेगा। अगर वो वाक़तन यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है तो उसमें हिंदू तबका भी इफेक्ट होगा, इसलिए कि देखिए हिंदुओं के यहाँ अनडिवाइडेड फैमिली का कानून है, या तो आप उसको सब पे अप्लाई कीजिए या सब पर से ख़त्म कर दीजिए, तो हिंदू कम्युनिटी तक से उससे मुतासिर होगी। एक बात। दूसरी बात हमने ये कही कि
सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल्स हैं उनको एग्जेम्पशन मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, बाकी ट्राइबल्स को नहीं मिला है। मिसाल के तौर पर जो झारखंड के ट्राइबल्स हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं जी। और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कोई एग्जेम्पशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो वो भी अफेक्ट होंगे, सब अफेक्ट होंगे। तो हमने असल में ये बात कही है कि ये जो यूसीसी होगा वो बाय एंड लार्ज जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको और ट्राइबल्स को अफेक्ट करेगा। हिंदुओं का ये ख्याल है कि शायद हमारे उसको वो अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि वो सबको अफेक्ट करेगा। लेकिन देखिए हमारा ये कहना है इस पर कि अभी लॉ कमीशन ने जवाब मांगा है, वो जवाब की लास्ट डेट 14 तारीख है। 14 तारीख तक हुकूमत ने इंतज़ार नहीं किया। हुकूमत ने एक कमेटी बना दी, पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने डेलीब्रेशन शुरू कर दिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ने बयानात देने शुरू कर दिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से बातचीत शुरू कर दी और ये कहा जा रहा है कि मानसून सेशन में गोया के बिल लाने की तैयारी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ जो लॉ कमीशन कर रहा है वो एक फॉर्मेलिटी है, वो दिखावा है, वो ढकोसला है, इसलिए कि लॉ कमीशन के पास में लाखों बल्कि करोड़ों तादाद में जवाब आ रहे हैं, तो उन जवाब पे गौर करने, उनको फॉर्मुलेट करने, उनको सोचने का मौका लॉ कमीशन को मिलेगा। और फिर कौन बनाएगा ड्राफ्ट? अगर लॉ कमीशन को ड्राफ्ट बनाना है तो उसको भी ज़ाहिर है कि वक्त लगेगा। तो ये कहना कि हम यानी इसको मानसून सेशन में ले आएंगे, तो ये बात तो ऐसा लगता है कि ये जो कुछ लॉ कमीशन कर रहा है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए, और ये दिखाया जाएगा कि 90% लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत में वोट दिया है। तो ये तो अजीबोगरीब बात है। अगर सपोज यहाँ की पूरी हिंदू कम्युनिटी यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक़ में वोट दे दे और तमाम माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ वोट दे दें, तो क्या अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला कर देंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो इसका मतलब ये है कि अक्सरियत को राय पे आपको सब पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हमारे लिए। तो ये तो आप जानते हैं कि ये पूरा सियासी मसला है, सियासी मसाले के तहत लाया गया है, तो अब ज़ाहिर बात है इसको सियासी तौर पर डील करना है। हमारे तरफ से कुछ बयानात भी आ रहे हैं, कुछ लोग सरगर्म हो गए, ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, यानी आम बाज़ारी ज़बान में कहा कि अपनी दुकानें चमकाना शुरू कर देते हैं। स्टाइल एंगेज बयान, एक जो है एक ख़ास मकतब फ़िक्र की जमात है, उसकी 2 तंजीमें हैं, तो उसके एक सरबराह कह रहे हैं कि भाई हम उसको फाड़ डालेंगे, हम ये कर देंगे, स्टाइल अंगेजी कर रहे हैं। तो इससे आप समझते हैं कि जो ट्रैप बिछाया गया है वो उसमें सक्सेस? देखिए असल में जो ये लॉ कमीशन के कोशिश के बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की है मध्य प्रदेश में भोपाल में, उससे एक साफ मैसेज ये गया है कि ये लॉ जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा वो मुसलमानों को मुतासिर करेगा। बस वही मकसद तो वही है, नहीं, मुसलमानों को मुतासिर करेगा। और इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने लॉ कमीशन को भी मुतासिर करने की कोशिश की है अपनी तकरीर के ज़रिए से। मेरा कहना ये असल में कि ये जो एक्सरसाइज बीजेपी कर रही है और इलेक्शन के मौके पे सुलाने की कोशिश कर रही है, ये एक्सरसाइज के वक्त में हमने तो ये कोशिश की है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ के तरफ से कि हम इसे पब्लिक का इशू नहीं बनने देंगे, यानी मतलब प्रोटेस्ट, रैलीज, धरना, मुजाहरा, जुलूस ये नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ये है सर-ए-दस्त पहले मरहले पे कि लॉ कमीशन को कसीर तादाद में जवाब जाने चाहिए। ये जवाब सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं जाने चाहिए, ये जवाब सिखों की तरफ से जाना चाहिए, ये जवाब ईसाइयों की तरफ से जाना चाहिए, ये जवाब बुद्धों की तरफ जाना चाहिए, ये जवाब ट्राइबल की तरफ से जाना चाहिए। हम इसके लिए माहौल बना रहे हैं, मतलब हम उनसे मुलाकातें करके उनको आमादा कर रहे हैं इस बार। और हम नहीं चाहते हैं कि हम उस ट्रैप में आएँ जो ट्रैप बीजेपी ने बिछाया है कि इसको हिंदू मुस्लिम बनाकर मसले को मैदान में ले आएँ। और यही वजह है कि हमने ये फैसला किया है कि हमारा कोई भी आदमी, बोर्ड का कोई भी आदमी किसी टीवी डिबेट में नहीं जाएगा। टीवी को बाइट देना अलग चीज़ होती है, बाइट तो हम जो देंगे वो शायद करेगा, लेकिन हम टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम इसको गोदी मीडिया के ज़रिए से इसको इलेक्शन का मुद्दा बनने से हम उसमें ताउन नहीं करेंगे। हमारी अपील आपके ज़रिए से उन तमाम लोगों से जो टीवी डिबेट में जा रहे हैं यही है कि वो अपना वक्त ज़ाया करेंगे टीवी डिबेट में जाकर, और उनके आलेकार बनेंगे जो लोग उनके कॉज को आप तक़वियत पहुँचाएँगे, उनके आलेकार बन जाएंगे। इसलिए हमारी अपील है उन तमाम लोगों से कि वो इस ट्रैप में ना आए, इस जाल में ना आए और किसी टीवी डिबेट के अंदर जाकर कोई अपना वक्त ज़ाया ना करें। तो उन लोगों से अप्रोच करेंगे इस किस्म कुछ
नुमाया चेहरे हैं जो पेश रहते हैं, वो जो है क्या कहें, उनको एक जिबिल्लत है वो कि नहीं देखिए, जो लोग समझ टीवी पर आने की जो है, जिनमें कुछ मौलवी हजरात भी है। देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम लोग ये कोशिश करेंगे, बोर्ड उनसे पर्सनल अप्रोच करेगा। वो जो लोग जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, टीवी डिबेट में हो रहे हैं, वहाँ पे रुस्वा भी होते हैं, गालियाँ भी खाते हैं, फिर भी बेमज़ा नहीं होते हैं, लेकिन उनको अपना वो शौक़ होता है, जज्बा होता है कि मेरा चेहरा जो है, कुछ लोग तो अपना तारुफ भी कराते हैं कि मैं नेशनल टीवी पर आता हूँ। जब किसी से मिलते हैं, मैंने खुद अपने आँख जी ठीक है। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि लोगों के लिए पर्सनल बोर्ड क्या करेंगे? देखिए, दो बातें। देखिए, अगर आप किसी इंडिविजुअल को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप ऐसा मत कीजिए और ऐसा कीजिए, हम उनको अपील करेंगे। उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ हम हाँ अप्रोच करेंगे, अपील करेंगे उनसे कि आप मत जाइए, आप उस कॉज को, पर्सनल लॉ के कॉज को, दीन के कॉज को नुकसान पहुँचाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो आप। ये इसलिए ये समझना किसी टीवी डिबेट के अंदर कोई सेंसिबल डिबेट होता हो, कोई आपको पूरी बात कहने का मौका हो, ये तो आपको अंदाज़ा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो एक उनका डायरेक्शन तय होता है किस तरफ ले जाना है बहस को, उसमें ही आप माविद बनते हैं। अगर आप कोई बात पेश करने की कोशिश भी करते हैं मुस्बत बात, तो उसको मौका नहीं मिलता है, और फिर आपके जवाब पे और कई लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। कुछ ऐसे मुस्लिम चेहरे ला लिए जाते हैं जो बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमको ऐसे टीवी डिबेट में नहीं जाना नहीं चाहिए। हम उन लोगों से अपील करेंगे, हमें उम्मीद है कि जितने सेंसिबल लोग हैं वो इस बात को समझ जाएंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप लोग जो है, क्योंकि सिखों की तरफ से ज़बरदस्त जो है एहतिजाज सामने आया, खुलकर उन्होंने कहा है और पूरी धमकी दी, धमकी भरे अंदाज में, मैं खुद मौजूद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि भाई इससे मुल्क की इंटीग्रिटी और यूनिटी पर ज़बरदस्त जो है असर पड़ेगा। ये धमकी दी उन्होंने। और उनका जो आनंद मैरिज एक्ट है उसका कहा। अरविंद नेतम साहब जो है बहुत बड़े ट्राइबल लीडर है, उन्होंने भी धमकी दी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों से आप क्या राब्ता कर रहे हैं? क्रिश्चियंस कम्युनिटी है। देखिए, हमारी अब तक के सिखों के अकाल तख्त के सरबराह से मुलाकात हुई है, हमारी अकाली दल के लीडरों से मुलाकात हुई है, हमारी जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों से मुलाकात हुई है, हमारी जो है वो ईसाई जो कार्डिनल है उनसे मुलाकात हुई है, हमारी आर्क बिशप से मुलाकात हुई है, हमारी मुलाकात बुद्धिस्टों के रहनुमाओं से हुई है। तो हमारी कोशिश यही है कि इन सब के दरमियान एक इत्तेफाक हो कि इस मुल्क की डाइवर्सिटी को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, और जो लोगों के कस्टमरी लॉ है, कल्चरल राइट्स हैं, जो मुल्क का तनव्वु है, जो मुल्क में जो अलग अलग मजहबी शनाख्त है, उसको मुतासिर करने की हर कोशिश को हम डिफीट देंगे, उसका मुकाबला करेंगे। तो हमें अब तक के जो रिस्पांस मिला है उसमें सबसे अच्छा रिस्पांस, बहुत ही हौसला अफजा रिस्पांस मिला है आपके सिखों के साथ में। कल भी हमारी अकाली दल के लीडरों से मुलाकात हुई है दिल्ली के अंदर, और दूसरे दर्जे में हमको जो रिस्पांस मिल रहा है वो ट्राइबल लोगों से मिल रहा है। तीसरे दर्जे में जो रिस्पांस हमको मिल रहा है वो आपके किसी हद तक के बुद्धिस्ट लोगों से मिल रहा है, और हमें उम्मीद है कि इवन ईसाई लोग भी समझ जाएंगे कि ये ट्रैप क्या है, और वो भी हमारे साथ में खड़े हो जाएंगे। उनसे ही बातचीत चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक कोलिशन जो है, ब्रॉड बेस्ड कोलिशन जो है अगेंस्ट द यूसीसी तैयार करने में तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल, और हम इसमें हिंदुओं से भी बात कर रहे हैं, हिंदुओं के मजहबी रहनुमाओं से, उनकी सिविल सोसाइटी के लोगों से। इसलिए कि देखिए, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं इवन जिनकी राय ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए जेंडर सवाल पे, लिबरल लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो भी ये समझते हैं कि बीजेपी जो कोशिश कर रही है वो कोशिश समाज को बांटने के लिए हो रही है, इसकी मुखालफत होनी चाहिए। तो उनसे भी बातचीत चल रही है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो जवाब दाखिल किया है लॉ कमीशन में, उसकी तफसीलात से हमें रोशनास करा रहे हैं। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।